हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटीपी की जो क्लासेस है हम लेकर चल रहे हैं और सीटीपी की जो थ्योरी की क्लासेस है वो आपकी चल रही है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि सबसे पहले हम सीटीपी की थ्योरी की क्लासेस को चलाएंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद हम साथ में ही आपको प्रैक्टिस सेट को लेकर चलेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बिना थ्योरी क्लासेस के आप प्रैक्टिस सेट को सही तरीके से नहीं कर सकते। तो जो सीडीपी का आपका जो थ्योरी की क्लासेस है वो लेकर चलेंगे और यहाँ पर हम आपको जो सीडीपी के सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट है उसे हम करा रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपका था बाल विकास, उसको हमने कराया। दूसरा पॉइंट आप जाकर देखेंगे वहाँ पर, तो आपका है बाल विकास के सिद्धांत, तो आज हम इसे कराएंगे। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आनुवंशिकता से आएगा, तो कल हम उसे करा देंगे। इस तरीके से जितने आपके पॉइंट टू पॉइंट है उसे हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद जितने भी आपके वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं उन्हें ख़त्म करेंगे। तब आपके हम क्या करेंगे, साथ साथ में आपको हम प्रैक्टिस सेट भी कराते रहेंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए आप सभी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े होंगे, लेकिन आप बस इस तरीके से पढ़े होंगे कि ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे निरंतरता का सिद्धांत हो गया, दूसरा व्यक्तिक अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत हो गया, तीसरा हो गया आपका विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, चौथा हो गया आपका विकास की गति के भिन्न भिन्न दर। इस तरीके से अभी नीचे आपके बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो आपने बस ये क्रम वाइज सिद्धांत लिखा होगा। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि अगर निरंतरता का सिद्धांत है तो ये निरंतरता का सिद्धांत होता क्या है। तो आज हम इसे देखेंगे और इसे समझेंगे कि निरंतरता होता क्या है। तो इस तरीके से हम समझेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं अपना निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए निरंतरता का अर्थ क्या होता है यह हम बता देना चाहते हैं। निरंतरता का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आपकी क्या, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो शुरू कहाँ से होती है आपकी, जो आपकी गर्भावस्था से तो शुरू होती है, लेकिन ख़त्म कब होती है आपकी, ये आपकी मृत्यु तक चलती रहती है। जब तक आपका मृत्यु नहीं होगा तब तक ये जो सिद्धांत है ये खत्म नहीं होता। कौन सा सिद्धांत आपका, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया शुरू कब होती है, गर्भावस्था से ही। जैसे आप माँ के पेट में, जैसे ही आप गर्भ में आप धारण हो जाते हैं, या जैसे ही माँ गर्भ धारण करती हैं, तभी से ये प्रक्रिया आपकी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। दूसरा सिद्धांत हम अपना देख लेते हैं, क्या है हमारा दूसरा सिद्धांत है कि व्यक्तिक अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में होता क्या है आपका, इसका अर्थ क्या है कि जैसे देखिए जो प्रत्येक बालक का विकास होता है वो क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। अलग अलग बच्चे का विकास जो है अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा है, जैसे आप हैं और आपका दोस्त है, आप भी 5 साल के हैं, आपके दोस्त भी 5 साल के रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त की जो हाइट है वो 3 फीट है तो आपकी भी हाइट 3 फीट ही होगी, हो सकता है आपकी 3.5 फीट हो। तो इसलिए कहा जाता है व्यक्तिक अंतर या विभिन्नता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में अंतर होता है आपका, प्रत्येक बालक में अंतर होगा उसके विकास में। हो सकता है आप पतले हो वो मोटा हो, आप मोटे हो वो पतले हो। तो जो ये व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत होता है, ये जो इसमें जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बालक का विकास कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। अर्थात किसी बालक का विकास तीव्र, जैसे कोई बच्चा है तो किसी का जो विकास होता है वो कभी तीव्र तो किसी का धीमा होता है। जैसे आपका तेज हो रहा है तो उनका धीमा हो रहा है, तो किसी बच्चे का धीमा है तो किसी बच्चे का तेज है। तो आगे जाकर किसी बच्चे का तेज हो गया और फिर उसी बच्चे जो दूसरा धीमा वाला है उसका तेज हो गया, और जो तेज वाला है उसका विकास धीमा हो गया। तो ये किसी का निम्न हो सकता है, ये इस तरीके से है। तो देखिए 3 तरीके से विकास है, किसी का तीव्र, किसी का धीमा, किसी का उच्च, तो किसी का निम्न हो सकता है। ठीक, इस विकास में आपको यही पूछता है। अगला हम विकास देखते हैं, अगला विकास का क्रम देखते हैं हम। तो विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। तीसरा क्या है आपका, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत तीसरा सिद्धांत हमारा है। इसमें क्या होता है कि इसके अनुसार होता है कि विकास का अपना क्रम होता है। विकास क्रम की एक रूपता, जो भी आपकी विकास होती है उसका क्या होता है, अपना एक क्रम होता है। ऐसा नहीं कि विकास बिना क्रम के है। जैसे कि जो क्रम है वो बदला नहीं जा सकता और सभी बालकों का विकास इसी क्रम में होता है।
जैसे कि प्रत्येक बालक पहले क्या करता है, रोता है। जैसे पैदा हुए तो पहले क्या करेंगे, आप रोएंगे, फिर ध्वनि उत्पन्न करेंगे, फिर वाक्यांश बोलेंगे, फिर उसके बाद पूरा वाक्य बोलना सीखेंगे। ये प्रत्येक बच्चे में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जन्म लिया तो पहले बोलना सीख रहा है, फिर उसके बाद रोएगा, फिर उसके बाद ध्वनि उत्पन्न करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो विकास का क्रम होता है वो कैसा होता है कि जो हमारे विकास का क्रम होता है वो एक क्रम में होता है। सारे बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है, एक क्रम में होता है। किसी भी बच्चे का ऐसा विकास नहीं है जो इधर से उधर हो। सबका विकास का क्रम जो होता है एक क्रम में होता है। जैसे कि इसमें क्या होती है, समानता होती है। एक तरीके से समझ लीजिएगा, जैसे आप पैदा होंगे तो आप भी रोएंगे, आपका दोस्त पैदा होगा तो वो भी रोएगा, फिर दूसरे स्टेप में आप ध्वनि उत्पन्न करेंगे, दूसरे स्टेप में वो भी ध्वनि उत्पन्न करेंगे, तीसरे स्टेप में आप वाक्यांश बोलेंगे, आपके दोस्त भी बोलेंगे, और फिर चौथे स्टेप में आप पूरा पूरा बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। दोनों लोगों की जो चीज़ें होंगी वो समान होंगी। ऐसा नहीं है कि वो पहले पैदा हुए तो पहले वो चिल्लाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कोई भी बच्चा पहली अवस्था में वाक्य नहीं बोल सकता, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अब अगली हम देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, विकास की गति की भिन्न भिन्न दर। ये आपका अगला सिद्धांत है कि विकास की गति की जो दर होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कैसे होती है, इसका अर्थ क्या हम समझते हैं। इसका अर्थ है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर विकास की गति भी बदलती रहती है। जो विकास की गति है, जैसे देखिए, जैसे कि शैशवावस्था में यह गति तीव्र होती है और बाद में धीमी होने लगती है, फिर किशोरावस्था में क्या होती है, तीव्र हो जाती है। देखिए, जो हमारा विकास होता है, ठीक है, आपको समझा देना चाहते हैं कि जो हमारा विकास होता है अलग अलग अवस्था में आप जैसे जाएंगे, जैसे आप शैशवावस्था में गए, बाल्यावस्था में, जैसे हमने आपकी इसके पहले आपको मैं सारी अवस्थाएं हमने पढ़ा दिया है कि शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, किशोरावस्था हो गया। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में आपका जो विकास होता है, जो बच्चे का विकास होता है, जैसे आप शैशवावस्था में तो आपकी विकास अलग होगा, बाल्यावस्था में तो आपका विकास की गति जो होगी वो अलग होगी, किशोरावस्था में आपकी विकास की गति क्या होगी, अलग होती। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे शैशवावस्था में हो रहा है वैसे ही बाल्यावस्था में होगी, वैसे ही किशोरावस्था में होगी, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, इस सिद्धांत से हम यही सीखते हैं कि जो हमारे विकास की जो गति होती है वो क्या होती है, हमारे हर अवस्था में क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे जब हम शैशवावस्था में गए तो वहाँ गति क्या होती है, तेज हो जाती है, बाद में धीमी होने लगती है, फिर जैसे ही हम किशोरावस्था में पहुँचते हैं फिर से वो तेज होने लगती है। जैसे आप शैशवावस्था में हैं तो आपकी लंबाई धीरे बढ़ेगी, जैसे आप किशोरावस्था में होते हैं जैसे आप थोड़े पतले रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे और लंबाई कम बढ़ती है। जैसे किशोरावस्था में जाते हैं आप एकदम हष्ट पुष्ट हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। आप देखेंगे आपके शरीर में बहुत सारे अंतर आ जाते हैं। तो यही कहा गया है कि जो विकास की गति वो अलग अलग होती है। अब आगे हम देखते हैं, अलग अलग अवस्था में अलग अलग होती है। पाँचवा हम देख लेते हैं। पाँचवा क्या है, पाँचवा सिद्धांत हमारा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। क्वेश्चन आपको यही से उठा देता है कि जो विकास है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है या विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। तो जो आपका विकास होता है वो पहले सामान्य होता है, फिर उसके बाद विशिष्ट होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास सामान्य से हमेशा कहाँ चलता है, विशिष्ट की ओर चलता है। अब देखिए, इसका हम अर्थ जान लेते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए, इसका अर्थ है कि बालक शुरू में किसी भी क्रिया के समान रूप को सीखता है। जैसे आप हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप हिंदी पढ़ना सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप सामान्य चीज़ को सीखेंगे, पहले क ख ग घ अंग पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप कमल पढ़ेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास में जो बालक होता है सबसे पहले किसी भी क्रिया को समान रूप से सीखता है, उसके बाद ही वो विशिष्ट चीज़ों को सीखने जाएगा। जैसे कि हमने आपको ABCD पढ़ाया तो हमने A फॉर एप्पल पहले हमने आपको नहीं बताया, पहले हम आपको A बताएंगे, तभी हम A फॉर एप्पल बताएंगे और एप्पल में कौन कौन सा स्पेलिंग आएगा वो बताएंगे। सबसे पहले हम आपको A से Z तक सिखाएंगे, तभी हम आपको किसी का नाम लिखना या कुछ भी सिखा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो विकास होता है वो पहले सामान्य होता है, तब विशिष्ट की ओर वो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे कि बालक शुरू में किसी वस्तु को उठाने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो क्या करता है कि कोई चीज़ उठा रहा है तो वो एक हाथ से नहीं उठाता है, वो पहले अगर उसे कोई भी छोटी सी भी चीज़ देंगे तो वो दोनों हाथ से उठाता है। अगर शैशवावस्था में बच्चा है, अगर एक पेंसिल भी उसे पकड़ाइए तो वो क्या करता है, वो दोनों हाथों से पेंसिल को पकड़ेगा।
ठीक है। फिर धीरे धीरे वह केवल एक उंगली तथा अंगूठे की मदद से बारीक पेपर को भी उठाना सीख जाता है। तो इसीलिए क्या गया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास हमारा चलता है। जैसे हमने आपको ये उदाहरण ना समझ में आया तो हमने सिंपल सा बता दिया कि अगर हम आपको कमल लिखना सिखा रहे हैं तो पहले हम आपको क सिखाएंगे, तो आप क सीखेंगे, क ख ग घ अंग सीखते सीखते आप जब ज्ञ तक सीख लेंगे तो आप आराम से कमल को लिख लेंगे। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर है। अब अगला हम छठवां देखते हैं क्या है हमारा। छठवां है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए इसके अनुसार सभी प्रकार के विकास, जैसे आपका शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया, ये क्या है एक दूसरे से संबंधित है। क्वेश्चन यहीं पर पूछ देता है कि आपके जो शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, क्या एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है। तो यहाँ पर होता है कि जो शारीरिक सामाजिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक विकास है ये एक दूसरे से संबंधित है। अब या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक ये सारे जो विकास है ये एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये कौन सा सिद्धांत है, तो ये आपका परस्पर संबंध के सिद्धांत में आएंगे। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला देख लेते हैं, अगला सिद्धांत हमारा एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण के सिद्धांत में आपका क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए एकीकरण का सिद्धांत होता क्या आपका, इसके अनुसार क्या होता है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। एकीकरण में बच्चा क्या करता है, पहले सारे अंग को फिर अंग के भाग को चलाना सीखता है। अब जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं क्या होता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगली को और फिर हाथ एवं उंगलियों एक साथ चलाता है। जैसे क्या होता है, छोटा बच्चा है, शैशवावस्था में है, तो आप देखेंगे वहाँ पर क्या होता है कि पहले पूरे हाथ से अगर बच्चे को खाना दे रहे हैं, ठीक है, बच्चे को खाना दे रहे हैं तो क्या करेगा, पूरा झपट्टा मार के पूरे हाथ से खाना को दोनों हाथों से उठाता है और पूरी मुट्ठी भर के उठाता है, पूरी उंगलियों का प्रयोग करता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले वो उंगली का नहीं, पहले आप इस तरीके से देखिए, बच्चे का ये मान लीजिए हाथ है तो ये ऐसे फैला के ऐसे करता है। बाद में वो क्या करता है, उंगली लगा के धीरे धीरे उसको उठाता है। फिर उसके बाद क्या करता है बच्चा कि हाथ एवं उंगली का सहायता से मतलब दोनों को एक साथ चलाना सीख जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले छोटे बच्चे को आप देखते हैं कि उसके सामने खाना रख दीजिए तो क्या करता है कि वो पूरा ऐसे पूरे अपने हाथ को उंगली को सब फैला के खाने में आपको हथेली मारता है, ऐसे चप्प करके हथेली मारता है इस तरीके से, ठीक है। वो अपनी उंगली को या मुट्ठी को नहीं बांधता है। फिर धीरे धीरे वो उंगली से खाना को, उंगली से भी वो खींचता है खाना, ठीक। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उंगली और हाथ, जैसे हम लोग अब खाना स्टार्ट कर दिए हैं, इस तरीके से बच्चा सीख जाता है धीरे धीरे। तो यही एकीकरण में यही है कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, पहले पूरी बॉडी को ही अपना पूरे अंग को ही वो क्या करता है चलाने लगता है। फिर उसे धीरे धीरे समझ आता है तो फिर वो एक एक अंग के एक एक भाग को क्या करता है, चलाता है। अब अगला भी क्या हमारा सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसके अनुसार विकास एक दिशा में चलता है। इनके अनुसार क्या है कि विकास क्या है, एक दिशा में चलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकास एक दिशा में चलता है, यह कौन सा सिद्धांत है, तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। अब इसके क्या है, इसके दो भाग हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको कि विकास की जो दिशा का सिद्धांत है इसके कितने भाग हैं, तो इसके दो भाग हैं। पहला भाग आपका क्या है, पहला भाग आपका है मस्ता दुन्मुखी नियम। इसमें क्या होता है कि विकास सिर से पैर की ओर चलता है, ठीक है। विकास कैसे चलता है, सिर से पैर की ओर चलता है। जैसे ये आप हैं, एक सेकेंड, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और यहाँ ये समझ लीजिए आप हैं, ये आपका हाथ है ये। तो यहाँ पर जो विकास होगा वो कैसे होगा कि ये क्या होगा, सिर से पैर की ओर, ठीक है, सिरोन्मुख, इसे क्या कहते हैं हम, सिरोन्मुख भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, यहाँ पर नहीं है। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से स्टार्ट होगा और पैर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, जैसे छोटा बच्चा है, शैशवावस्था में आप देखते हैं तो पहले बच्चा क्या करता है, गर्दन संभालता है। पहले आप देखते हैं कि बच्चे की गर्दन संभाल नहीं पाता है, जब छोटा रहता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे की गर्दन को अपने हाथ से संभाल के तभी बच्चे को उठाते हैं गोदी में। तो बच्चा पहले अपने गर्दन को धीरे धीरे संभालता है। जब बच्चे का गर्दन संभलने लगता है तो फिर वो क्या करता है, बैठता है। फिर उसके बाद क्या करता है, घुटनों के बल चलने लगता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, बकैया खींचता है बच्चा। फिर खड़े होकर सहारे से चलता है और फिर बिना सहारे के चलता है। यही आपका मस्तानुद्मुख है। मतलब पहले सिर को संभालेगा, ठीक, पहले मतलब अपने गर्दन को संभाला, गर्दन संभालने के बाद क्या करता है, फिर बैठना स्टार्ट करता है। बैठने के बाद क्या करेगा, फिर घुटने के बल चलना स्टार्ट करेगा। घुटने के बल चलने के बाद क्या करेगा, कोई सहारा लेकर पकड़ के वो स्टार्ट करता है चलना। फिर उसके बाद क्या करता है, बिना सहारे के चलेगा। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, आप देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कि पहले छोटा बच्चा है तो वो पहले अपना सर भी उसका ना, उसका पैर वैर कुछ भी सही से नहीं चलता है। आप जिस तरीके से उठाएंगे उधर वो लुढ़क जाएगा, उधर उठ जाता है। तो आप क्या करते हैं, पहले उसके सर पे क्या करते हैं, हाथ को लगा के अच्छी तरीके से उसे गोदी में लेते हैं ताकि उसका सर इधर उधर ना हो। आप देखते हैं कि अगर आप हाथ नहीं लगाएं तो उसका सर क्या होता है, इधर उधर हो जाता है। तो उस तरीके से बच्चा धीरे धीरे पहले सर को संभालना स्टार्ट करेगा। तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद बच्चे का क्या होता है, वो अपना सर संभालना सीख जाता है। तो वो सर संभालेगा, फिर बैठना धीरे धीरे सीखता है, फिर बकैया करना सीखता है, मतलब घुटने के बल चलता है। फिर कोई चीज़ें हैं तो तख्त को या फिर बेड को पकड़ के चलता है। फिर क्या करता है, बिना सहारे वो चलना स्टार्ट कर देता है। और दूसरा क्या आपका है, दूसरा भाग क्या है इसका, निकट दूर नियम। निकट दूर नियम क्या होता है, अब आइए देखते हैं इसमें। निकट दूर नियम क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि रीढ़ के आसपास के अंगों का विकास क्या होता है, सबसे पहले हो जाता है। कहाँ के, रीढ़ के अंगों का जो विकास है वो पहले, और दूर के अंगों का विकास बाद में होता है। इसीलिए इसका नाम ही अब देख लीजिए क्या है, निकट दूर नियम। मतलब पहले निकट का, पहले पास का होता है, फिर उसके बाद दूर का होता है। कहाँ, रीढ़ के पास के अंगों का जो विकास होता है वो पहले, और दूर का क्या होता है, बाद में होता है। जैसे पहले कंधे का, फिर क्या होता है, हाथ का, और फिर उंगली का। जैसे ये आप हैं, ठीक, तो आपके रीढ़ की हड्डी इधर है, तो सबसे पहले आपके कंधे का विकास होगा, यहाँ होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके इस हाथ का होगा, फिर उसके बाद आपके उंगली का होगा। मतलब यहाँ से शुरू होगा फिर इधर आएगा। तो यही है कि रीढ़ के पास के अंग का विकास पहले होता है और दूर के अंगों का विकास बाद में होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि विकास में सबसे पहले किसका विकास होता है, तो सबसे पहले कंधे का विकास होता है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी के पास है। अरे यही आप देख लीजिए कि ये आप हैं और यहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो सबसे पहले कंधा इसी से जुड़ा है, तो कंधे का हुआ, फिर हाथ कंधे से जुड़ा है तो हाथ का हुआ, फिर हाथ से उंगली जुड़ी है, फिर आपकी उंगली का हो गया। इस तरीके से ये हो गया। अब अगला हम देख लेते हैं, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप नोट्स बना के रख सकते हैं ताकि आप एक बार इस चीज़ों को दोहरा सकेंगे। चलिए हम देखते हैं अगला क्या है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए इसके अनुसार बालक की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे देखिए विकास, और जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि ये बच्चा बढ़ेगा, ये बच्चा नहीं बढ़ेगा, हम भविष्यवाणी कर देते हैं और वो सच भी हो जाती है कभी कभी। तो ये कहा जा सकता है जो विकास की भविष्यवाणी है, हम बच्चे के शरीर को देख के, बच्चे के एज के अनुसार उसकी हाइट को देख के बता सकते हैं कि इस बच्चे की हाइट कितनी जा सकती है और इस बच्चे की कितनी जा सकती है। दो बच्चे हैं तो इनकी हाइट को हम बता सकते हैं, या फिर बच्चे के हम दिमाग को देखकर बता सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल के कितना पढ़ने में अच्छा होगा या ये बच्चा आगे चलकर कितना पढ़ने में लूज होगा, ठीक है। तो यही कहा गया है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या भी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो जी हाँ बिल्कुल, आपके विकास की जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। 10वां देख लेते हैं क्या है, वृद्धि और विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है। वंशानुक्रमण एवं वातावरण की अंतर क्रिया का परिणाम होता है। जो आपका वृद्धि होता है, जो आपका विकास होता है, ये किसके अंतर क्रिया का परिणाम होता है, आपके वंशानुक्रम और वातावरण के। ये हमेशा याद रखिएगा, ये रट्टा मान लीजिएगा, जहाँ पर भी आएगा वंशानुक्रम और वातावरण का अंतर क्रिया तो ये वृद्धि और विकास का परिणाम होता है। अब देखिए आगे क्या है कि अर्थात बालक का विकास कैसे होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है। देखिए आपके बालक का विकास कैसे होगा, यह किस बात पर निर्भर करेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे माता पिता से वंशानुक्रम में कैसे गुण मिले हैं। जैसे आपके माता पिता बुद्धि तेज है तो अब बच्चे की भी बुद्धि क्या होगी, तेज होगी। तथा बच्चे को वातावरण कैसा मिल रहा है, बच्चे को पढ़ने लिखने का, बच्चा अगर प्राइमरी में जाता है तो उसे अलग वातावरण मिलता है, बच्चा अगर नर्सरी में पढ़ता है तो उसे अलग वातावरण मिलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो बच्चे का जो विकास है, इन दोनों से आप
क्या कर सकते हैं, इन दोनों पर ही निर्भर करता है, वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है और आपके वातावरण पर भी, कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, तभी बच्चे का उस तरीके का विकास होगा। आपके माता पिता की जीन कैसे हैं, आप में कैसे जीन आए हैं, आपको वंशानुक्रम भी आपका बहुत ज़्यादा इस पर होता है, वंशानुक्रम भी निर्भर करता है इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, हम तो इतने सिद्धांत पढ़ लिए, हमारे सिद्धांत सारे खत्म हो गए। अब अगला हम देखते हैं कि इन सिद्धांतों का शिक्षा में क्या महत्व है। आप एक टीचर हैं तो आपके लिए ये कैसा महत्व रखता है। देखिए, इन सिद्धांतों, जैसे आप एक टीचर हैं, हमने आपको ये सिद्धांत बता दिया, तो आप इन सिद्धांत से क्या सीखे हैं और आपने स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पर इन सिद्धांत का कैसा प्रयोग करेंगे। आपने सिद्धांत सीख लिया, अब प्रयोग आपको करना है बच्चे पर, तो यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग कैसे होगा। देखिए, इन सिद्धांत में शिक्षा बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, शिक्षक जो होता है तो बच्चे के बारे में जानकारी आप इन सिद्धांतों से प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चा किस तरीके का है, तथा उसके अच्छे विकास के लिए उपयुक्त विधि का हम प्रयोग कर सकता है। मतलब आप उसके अच्छे विकास के लिए आप अलग अलग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जितने भी सिद्धांत हमने आपको बताए हैं, इन सिद्धांत से आप जान सकते हैं कि आपके क्लास का बच्चा कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, किस तरीके से सीखा है। तो आप पहले से आपको जानकारी रहती है तो आप उनके अच्छे विकास के लिए अच्छा काम करेंगे, अच्छे विधि का प्रयोग करेंगे। अब आगे है कि शिक्षार्थियों के सीखने में क्या तरीका है, यह जानने में शिक्षक को सहायता मिलती है। देखिए, शिक्षार्थियों के सीखने का तरीका क्या है। अब बच्चा धीमे तरीके से सीख रहा है, बच्चा तेज तरीके से सीख रहा है, तो इन सारे सिद्धांतों के अनुसार आपको पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। तो आप एक शिक्षक हैं तो आपको पता चल जाता है, तो आपको इसमें सहायता मिलती है बच्चे को पढ़ाने में। अगला क्या है कि शिक्षक इन सिद्धांतों को जानकर बच्चे के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं। अब जैसे कि इन सिद्धांत को जान लिया तो बच्चे कैसे हैं, किस तरीके से हैं, तो उसके लिए उचित वातावरण आप उसके लिए उपलब्ध करा सकते हैं और बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो देखिए, यही रहा, मतलब इन सारे सिद्धांतों का बस यही मतलब था कि इन सारे सिद्धांतों को आप जानकर बच्चे को एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं और बच्चे किस तरीके से सीखना चाहते हैं या बच्चे को आपको कैसे सिखाना है यह पहले से आपको पता चल जाता है। तो आप इन विधि का प्रयोग करके बच्चे के विकास के लिए आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो ये आपका दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। अब अगला पॉइंट जो आप देखिएगा अपने सिलेबस में, तो वहाँ पर आनुवंशिकता आएगा। तो तीसरा पॉइंट हम आनुवंशिकता को लेकर चलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके वो सभी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी किया करिए, लाइक भी किया करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।